हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश की कृषि, नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश के वन संसाधन। तो ये 4 टॉपिक दोस्तों अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। और दोस्तों एमपीजीके का ये आज 5वां लेक्चर है। ठीक है, जो है क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खास करके दोस्तों एमपीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने लायक हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश की जलवायु है। ठीक है, ऑप्शन में है गर्म जलवायु, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शुष्क जलवायु या ठंडी जलवायु। ठीक है, यहाँ कटिबंधी लिखना मिस टाइपिंग हो गया है। ठीक, तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की। चलिए दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि जलवायु क्या होती है। देखिए, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। मतलब दोस्तों अल्पकालीन मतलब दोस्तों कम समय के लिए जो परिवर्तन आता है वायुमंडल में, उसे क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। यह एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। देखिए दोस्तों, आप बरसात के दिन की बात करते हैं। ठीक है, तो बरसात के दिन में आप नॉर्मली ऐसी बात करते हो कि मौसम खराब हो गया है। ठीक है, मौसम खराब हो गया मतलब दोस्तों क्या है? सुबह गर्मी, ठीक है, सुबह धूप निकल गई, शाम को बारिश हो गई। पता चला दोपहर में धूप निकल गई, शाम को बारिश हो गई। तो ये क्या होता है? ये अचानक मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन होता है, इसी को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और आपने देखा हो दोस्तों, पता चलता है कि अभी आपके गांव में बारिश हो गई और दूसरे गांव में बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी तो मौसम है। ठीक है, मतलब परिवर्तन। ठीक है, मतलब ये एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में पानी गिरा तो ये आपके पूरे जिले में पानी गिरेगा या पूरे देश में पानी गिरेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है? ये मौसम होता है, और मौसम दिन में कई बार बदलता है। मतलब सुबह गर्मी और शाम को बरसात। ठीक, तो यही क्या होता है दोस्तों? ये होता है मौसम। लेकिन दोस्तों जब वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, मतलब एक लंबे समय के लिए जो परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। और ये एक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके गांव तक सीमित रहेगी, ये एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश की जलवायु दोस्तों कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, वो पूरे मध्य प्रदेश की है। ठीक है, अर्थात किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधी दशाओं को क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लिए कौन सा कारण है? तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा दोस्तों वो बीचों बीच से गुजरती है, इसी कारण से दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और याद रखना, अगर ऑप्शन में आपको धोखा से कभी महाद्वीपीय जलवायु दिख जाए तो महाद्वीपीय जलवायु भी राइट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय भी है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। कैसा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब क्या है दोस्तों? भू आवेष्टित का मतलब है इसके चारों ओर क्या है? स्थल है। इसकी सीमा न तो किसी सागर और न ही किसी महासागर को टच करती है। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होने के साथ साथ कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु भी है। देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी मैदान है ना, ठीक है, उत्तरी मैदान है, वहां महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अब मैं मैप बना देता हूं छोटा सा। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का मैप हो गया। ठीक है, ये सब आप मध्य प्रदेश का मैप मान के चलो। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी मैदान होता है दोस्तों, यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु मतलब विषम जलवायु। गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडी। ठीक है, गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडी, मतलब दोनों कंडीशन में आपको परेशानी होना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी मैदान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। देखिए दोस्तों, वर्ष भर में मौसम के अत्यधिक उतार चढ़ाव की जो दशा होती है ना, वही महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। क्या होता है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है ना, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है? दिन में पता चला बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, रात में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई। अब देखिए ना, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। तो ये क्या है? मौसम में क्या होता है? अत्यधिक उतार चढ़ाव। मतलब ठंडी थी दिन में, पता चला दिन में गर्मी पड़ी बहुत ज्यादा और रात में एकदम से मौसम ठंडा हो गया। ठीक, तो ये क्या होता है? अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। ठीक है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मैं नाम बता देता हूँ, रतलाम, उज्जैन, ठीक है, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, ठीक है, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक,
ये 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन एक बार पूछा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश के कौन से संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखना भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज और याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कर्क रेखा जो गुजरती है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो याद रखना रतलाम, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो याद रखना शहडोल। ये सब फैक्ट हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो याद रखना 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। पहले इसको आप मैप में देख लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों ये लाल कलर का जो दिख रहा है उत्तर का मैदान है। ठीक है, ये येलो कलर का जो दिख रहा है दोस्तों ये बिंद सतपुड़ा का क्षेत्र है। ये जो दिख रहा है आपका हल्का हल्का नीला, ठीक है, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है, और ये ग्रीन कलर का कौन सा है, मालवा का पठार है। तो ये कौन से हैं, 4 क्षेत्र हैं दोस्तों जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो उत्तर का मैदान है, ठीक है, यहां पर विषम जलवायु पाई जाती है, गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडी। मालवा का पठार में दोस्तों सम जलवायु पाई जाती है, ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडी। ठीक है, बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों सामान्य गर्मी और अधिक ठंडी पड़ती है। वहीं नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो गर्मी ज्यादा पड़ती है और ठंडी सामान्य पड़ती है। देखिए दोस्तों जो मालवा की जलवायु है ना, ठीक है, ये सम जलवायु है। इसलिए तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान ने क्या कहा था कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है, तो याद रखना चीनी यात्री फाहियान ने कहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये उत्तर का मैदान है, यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। मैंने बता दिया गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठंडी में ज्यादा गर्मी, दिन में ज्यादा गर्मी, रात में ज्यादा ठंडी। तो ये सब महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ए.आर. सुब्रमण्यम तथा टी. श्रीमन्ना नारायण के तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो याद रखना दोस्तों ए.आर. सुब्रमण्यम और टी. श्रीमन्ना नारायण के अनुसार, ठीक है, जलवायु को कितने, मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो याद रखना दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु क्षेत्र। ठीक है, अर्ध शुष्क, गर्म शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। ठीक है, याद रहेंगे, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और ये मौसम शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मानसून होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ दोस्तों आप पढ़ लेना। चलिए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, मैंने बताया था उत्तर का मैदान में विषम जलवायु और मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है, जिसे चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। मतलब दोस्तों सर्दी गर्मी में साधारण गर्मी और ठंडी में साधारण ठंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है, ये मैंने बता दिया। गर्मी में ना तो अधिक गर्मी, ठंडी में ना तो अधिक ठंडी। देखिए दोस्तों सम जलवायु जो होती है ना, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, तो सम जलवायु ऑप्शन मिले तो सम जलवायु लगाना। अगर सम शीतोष्ण लिखा होगा, ठीक है, तो सम शीतोष्ण जलवायु भी सम जलवायु को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सम शीतोष्ण जलवायु भी है मालवा के पठार की। ठीक है, और फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था विश्व की। क्वेश्चन नंबर 6 है, मालवा के पठार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों मालवा के पठार में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है। कौन सी शाखा से होती है, अरब सागर की शाखा से होती है। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले एक मैप बनाना चाहूंगा। सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों इंडिया का मैप। ये हो गया आपका इंडिया का मैप, नीचे वाला भाग है ना, इधर है दोस्तों नीचे हिंद महासागर, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया अरब सागर। क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या तूफान उठता है अरब सागर में। ठीक है, और ये सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, भारत के कहाँ, केरल में। ठीक, केरल के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में एंट्री करता है, और ये कहाँ पहुँचता है, ये आपके पहुँचता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मानसून कौन सा आता है, देखिए मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से शाखा वर्षा होती है। अब देखिए दोस्तों ये आपका हो गया, मान के चलिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बनाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले छोटा सा मध्य प्रदेश बनाएंगे हम भाई। ठीक है, आपके समझने के लिए आपको छोटा मोटा मैप आना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो इधर से घुस रहा है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून कौन से, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा हैं। ठीक है, एक अरब सागर की शाखा, ठीक है, इधर साइड से, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर साइड से। ठीक है, तो क्या होता है, जो मानसून होता है दोस्तों, तो अरब सागर वाला सबसे पहले आता है। कहाँ आता है, अपने मध्य प्रदेश में आता है सबसे पहले अरब सागर की शाखा वाला। लेकिन याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा कौन कराता है, तो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कराता है। देखिए दोस्तों अब मैप बनाता हूँ फिर एक बार, है ना। ये हो गया आपका, मान के चलिए
ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश रहता है। ठीक है, इधर बालाघाट है, ठीक है, ये आपका मालवा का पठार है। तो अरब सागर से इधर आना है, ठीक है, अरब सागर वाला जो मानसून आएगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, क्या होता है, ये मालवा के पठार मरसकर आएगा। लेकिन दोस्तों इधर जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है ये बालाघाट में आता है। ठीक है, और बालाघाट मतलब मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, इसलिए तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है इधर। ठीक है, पता होगा ना, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र बालाघाट जैसे जिलों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना, मानसून पहले अरब सागर में आता है। ठीक है, और सबसे पहले मध्य प्रदेश में वर्षा जो होती है दोस्तों अरब सागर की शाखा से ही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों, नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है आपकी मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु। देखिए दोस्तों, उत्तर के मैदान पर कैसी जलवायु हो जाती है? विषम जलवायु, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी। ठीक है, और आपके मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंडी। लेकिन दोस्तों जो नर्मदा घाटी होती है ना, ठीक है, मतलब नर्मदा घाटी मतलब दोस्तों क्या होता है, ये नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु का मतलब दोस्तों यहाँ के जो मतलब यहाँ की जो दशाएं होती हैं उनमें स्पष्ट अंतर समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको गर्मी का पता भी चले और ठंडी का पता भी चले, तो इस प्रकार की जलवायु को क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, आप तो मानसूनी जलवायु याद कर लेना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस महीने में होता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो होता है दोस्तों वो मार्च के महीने में होता है। दैनिक तापांतर क्या होता है? देखिए, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि सबसे ज्यादा गर्मी किस महीने में पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मई में, लेकिन दैनिक तापांतर क्या होता है दोस्तों? एक सिंपल सी उदाहरण के लिए समझता हूँ, आप मार्च के महीने में जाओ, है ना, ठीक है, मार्च के महीने में क्या होता है दोस्तों? ठंडी खत्म होती है और गर्मी शुरू होने वाली रहती है। आप क्या करते हो दोस्तों? याद करना, मार्च के दिन में आप करोगे, दिन में चलाओगे पंखा। क्या करोगे? दिन में चलाओगे पंखा और रात में ओढ़ोगे रजाई। दिन में क्या चलाओगे? पंखा, और रात में ओढ़ोगे रजाई। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? दिन में पड़ती है ज्यादा गर्मी। ठीक है, दिन में क्या पड़ती है? ज्यादा गर्मी, और रात में क्या होती है? ठंड पड़ती है। ठीक है, तो मतलब दिन का तापमान मान के चलिए दोस्तों, आपका उदाहरण के लिए कह रहा हूँ 30 पहुंच गया या 40 पहुंच गया। ठीक है, और ठंड का तापमान रात में पहुंच गया मान के चलिए कि 5 या 10, तो इनके बीच का जो अंतर आता है ना, ये मार्च के महीने में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसलिए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च के महीने में देखने को मिलता है। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मई में। ठीक है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी, मतलब सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है जनवरी में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। ठीक है, मैंने अभी बता दिया। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में रहता है। उत्तरी क्षेत्र मतलब भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, इस टाइप में, है ना। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आपको ज्यादा तापांतर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। देखिए दोस्तों, गर्मी में जब तापमान होता है ना, तो दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ता जाता है। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर सर्वाधिक ग्वालियर जिले का होता है। मतलब जो दिन रात वाली कंडीशन है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा ग्वालियर में होती है। ठीक है, और दैनिक न्यूनतम तापमान कहाँ पर है? शिवपुरी जिला में मिलता है। शिवपुरी में दैनिक न्यूनतम तापांतर देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला है दोस्तों आपके इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में दोस्तों आपकी ऋतु वेधशाला स्थित है, जो मौसम संबंधी आंकड़ों को बताती है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मौसम संबंधी ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर वेधशाला जो है दोस्तों वो उज्जैन में है, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो जयपुर के महाराजा सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, इंदौर में स्थित है। ठीक, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश में किस माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है? अब कहोगे गर्मी कब होती है, तो आपको पता होगा दोस्तों 15 मार्च से लेके 15 जून तक तो गर्मी पड़ती है। ठीक है, 15 मार्च से लेके 15 जून तक गर्मी पड़ती है। ये द्वितीय गर्मी की क्या बला है? देखिए दोस्तों, क्या होता है, आप जैसे ही बरसात होती है उसके बाद देखा होगा आपने, पानी गिरना चालू हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप रात को पंखा चला के सोते हो। ठीक है, उमस पड़ती है, जिसे हम उमस कहते हैं, तो वही द्वितीय गर्मी है। ठीक है, और ये पड़ती है दोस्तों आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में। याद रखना, मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी सितंबर अक्टूबर में पड़ती है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? तो सिंपल बात है दोस्तों, जलवायु विविधता के आधार पर 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। कौन कौन सी? गर्मी, ठंडी और बरसात। ठीक, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक, चलिए, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन जो गर्मी का टाइम होता है दोस्तों 15 मार्च से 15 जून तक। ठीक है, वर्षा 15 जून से 15 अक्टूबर, शीतकालीन 15 अक्टूबर से 15 मार्च। क्वेश्चन पूछा जाता है वर्षाकालीन। ठीक है, शीत ऋतु का समय कब से कब होता है? ठीक है, 15 अक्टूबर से 15 मार्च, ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। ये हल्के मत लेना, ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन जो होती है दोस्तों, उसे मध्य प्रदेश में यू नाला के नाम से जाना जाता है। वर्षा को दोस्तों चौमासा के नाम से जाना जाता है, और शीतकालीन को सियाला के नाम से जाना जाता है। ठीक, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है।
मध्य प्रदेश में मई माह में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? लू। क्या कहा जाता है? लू। लू, या जिसे हम सिंपल सी गांव देहात की भाषा में कहते हैं लपट। क्या कहते हैं? लपट। ठीक, लपट लग जाएगी कहते हैं ना, वही है। क्या खाना चाहिए? प्याज रख लो कहते हैं जेब में। ठीक, तो वो है लू। ठीक है, तो मई माह में चलती है गर्म हवा। ये क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार की पछुआ पवन होती है, गर्म स्थानीय हवा होती है। ठीक है, और मई के महीने में चलती हैं। उन गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, या लपट कहते हैं हमारी भाषा में। ठीक, मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में कौन शामिल है? तो देखिए, मालवा पठार में पर्याप्त सब कुछ होता है, सतपुड़ा पठार में भी सब कुछ होता है, निर्माण में सब कुछ होता है। बुंदेलखंड का जो पठार है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ उतने अच्छे तरीके से बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि जो वो वृष्टि वाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके कारण दोस्तों, यहाँ पर बरसात थोड़ी कम होती है, इसलिए सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल होते हैं। ये भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी शामिल है बुंदेलखंड का पठार। ठीक, चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? तो गंजबासुदा। ठीक है, गंजबासुदा कौन से जिले में आता है दोस्तों? विदिशा जिले में। लेकिन एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। कौन सा फैक्ट? देखिए, गंजबासुदा विदिशा का जो तापमान है दोस्तों 1995 में 48.9 डिग्री सेल्सियस पड़ा था। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 2019 में क्या हुआ है, नौगांव छतरपुर जिले में यहाँ 49 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यदि ऑप्शन में आपको नौगांव छतरपुर ना दिखे तो आप गंजबासुदा लगाना। लेकिन यदि पूछ ले नौगांव छतरपुर दिख जाए तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सही करना। ठीक है, नौगांव छतरपुर 2019 49 डिग्री सेल्सियस पड़ा था। तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? तो याद रखना दोस्तों, अति तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन से तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? अति तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बाकी मानसून तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। चलिए, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश के कौन से भाग में वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी भाग में, बालाघाट साइड। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में। बनाऊं क्या? चलो एक बार मैं बना देता हूँ भाई। ठीक है, ये हो गया आपके मैं, ये हो गया आपके दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये वाले भाग में ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर क्या है? बालाघाट। ठीक, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा होती है, जिसे हम बघेलखंड का पठार भी कह सकते हैं, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का चीरापूंजी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का चीरापूंजी कहा जाता है पचमढ़ी को, क्योंकि यहाँ 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है दोस्तों आपकी 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर के बीच। 112 सेंटीमीटर दोस्तों मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, तो 100 से 125 सेंटीमीटर याद रखना। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? मैंने अभी बताया 112 सेंटीमीटर। कितनी? 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मैंने बता दिया पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर, इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी, लेकिन जिला पूछा जाए तो जिला बालाघाट। कौन सा बालाघाट? जिला बालाघाट। ठीक है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? भिंड। जिला कौन सा है न्यूनतम वर्षा में? भिंड। लेकिन स्थान पूछ ले तो याद रखना गोहद। क्या? गोहद भिंड जिले में ही है। यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 55 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। देखिए दोस्तों, कृषि जलवायु वाला जो क्षेत्र है ना, इसका एक वीडियो सेपरेट ही बनेगा, तब वहां मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन कौन से। अभी तो आप ये फैक्ट याद कर लो, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस महीने में देखने को मिलता है? तो दिसंबर जनवरी। पश्चिमी विक्षोभ, देखिए दोस्तों, किसान की फसल पकने वाली रहती है, गेहूं लगी रहती है, और उस समय क्या गिरते हैं? ओला। क्या गिरते हैं? ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ की जो बरसात होती है वो ही है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वो वर्षा होती है, जेट स्ट्रीम के कारण, तो दिसंबर जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित शानदार 23 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? शानदार 23 क्वेश्चन। आशा करता हूं आप सबको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, और नहीं आए होंगे तो वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना। ठीक, और चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।